हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप पढ़ाई आपकी मस्त चल रही है, फुल स्पीड से आपकी पढ़ाई चल रही है। दिस लेक्चर इज अमेंडमेंट लेक्चर फॉर सीए इंटरमीडिएट हु आर गोइंग टू अपेयर इन मई 2023 एग्जाम्स। सर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इन लेक्चर्स में हम क्या कवर करने वाले हैं साहब? अमेंडमेंट जो 30 अप्रैल 2022 30 अप्रैल 2022 तक के अमेंडमेंट आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं अपने लेक्चर्स के अंदर। 1 मई 2022 1 मई 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक जो भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए आर रिलेवेंट फॉर मई 2023 एग्जाम्स। तो सर 1 मई 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 के बीच में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए वो सब अमेंडमेंट्स हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। एंड सर मई 2023 एग्जाम्स के लिए ये अमेंडमेंट लेक्चर इज रिलेवेंट फॉर इंटरमीडिएट लेवल। ओके सर, आपके लिए आईसीएआई की पॉलिसी के अकॉर्डिंग 6 मंथ बिफोर द मंथ ऑफ द एग्जाम मतलब 31 अक्टूबर तक के जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो गए आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स, तो हम वो सब अमेंडमेंट इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले। आइए बच्चों, हम अमेंडमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो अमेंडमेंट लेक्चर के साथ मैं आपको अमेंडमेंट नोट्स दे रहा हूं, ये क्या है पहले इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं साहब। अमेंडमेंट नोट्स जो आपको मिल रहे हैं ये अपनी जो वेबसाइट है ymconcept.com, इसमें फ्री रिसोर्सेज में जाएंगे आप तो वहां पर अमेंडमेंट नोट्स ऑफ जीएसटी पार्ट एप्लीकेबल फॉर मई 2023 फॉर सीए इंटरमीडिएट ये आपको मिल जाएंगे। ये वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। अब जब आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करेंगे तो आपको इस तरह के कई सारे पेजेस मिलेंगे, लगभग 84 पेजेस आपको मिलेंगे जो देखकर आपको डर लगेगा। तो सर मैं आपको बताता हूँ 84 पेजेस देख के डरने का नहीं। क्यों डरने का नहीं? क्योंकि सर ये 84 पेजेस सारे अमेंडमेंट नहीं है, ये वो पेजेस है जिन पेज पर अमेंडमेंट था। मतलब मैंने जो आपको जीएसटी पार्ट वाली बुक दी है या ये लेक्चर जो भी लोग देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो उन्होंने इंडायरेक्ट टैक्स मुझसे ही पढ़ाओ, कोई भी बच्चा देख सकता है। सर जो भी बुक आपके पास है सर, अब सुनना, आप उसको रेफर करिए, पर मैंने इसके अंदर क्या अमेंडमेंट नोट्स दिए बेटा वो बताता हूं आपको। बच्चों जो मैंने जीएसटी पार्ट बुक दी थी, ये जीएसटी पार्ट बुक का उन पेजेस का स्कैन कॉपी है, स्कैन करके अपलोड किया हुआ है जिन जिन पेज पे अमेंडमेंट था। हो सकता है किसी पेज पर केवल एक लाइन ही अमेंडमेंट की हो, तो भी मैंने पूरा पेज स्कैन करके अपलोड किया सो दैट आप अपनी बुक के अंदर जो भी बुक आपके पास है, जरूरी नहीं मेरी बुक हो सर, किसी भी ऑथर की बुक आपके पास अगर है तो आपको टॉपिक पता रहे कि कौन से टॉपिक में अमेंडमेंट हुआ है और उस टॉपिक के अंदर आप अमेंडमेंट मेंशन कर पाए अपने बुक के अंदर। क्लियर? तो नंबर ऑफ पेज देख के डरने का नहीं, अभी देखो फटाफट 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 समझ में आएगा आपको अमेंडमेंट क्या है। सर बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर मस्त होकर पढ़ेगा, माहौल बनाएंगे इन सर, सारा अमेंडमेंट हंसते हंसते हम समझ लेंगे। आइए सरकार शुरू करते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट। सर पहला अमेंडमेंट, अच्छा आपको ग्रीन कलर के अंदर मार्क किए हुए मिल जाएंगे अमेंडमेंट्स। ओके, ये अमेंडमेंट नहीं है, सर्कुलर है फर्स्ट। ये सर क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन परक्विजिट्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉइज एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। तो सर मैं पहले समझा देता हूं कि इसमें इश्यू क्या था और क्या एप्लीकेबल प्रोविजन है और क्या सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया। सर सिंपल सी बात यह है, हमने शेड्यूल 3 पढ़ा हुआ है, याद करिए शेड्यूल 3, द ट्रांजेक्शंस और एक्टिविटीज विच आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब शेड्यूल 3 में जो ट्रांजेक्शंस है उन पर कोई जीएसटी नहीं लगता है, दोज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उसका फर्स्ट पैरा ही था क्या कि अगर कोई काम एम्प्लॉय ने किया है फॉर हिज एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, तो उसको जो पैसा मिल रहा है, एम्प्लॉय को जो कंसिडरेशन मिल रहा है फ्रॉम द एम्प्लॉयर, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा अगर उसने वो काम किया था इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और इन द कैपेसिटी ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो कोई जीएसटी नहीं साहब। अब क्या होता है, एग्जाम्पल सैलरी पे कोई जीएसटी नहीं है, पर ओवर एंड अबाउट द सैलरी कुछ फैसिलिटीज कुछ बेनिफिट्स लाइक परक्विजिट्स इसको हम बोलते हैं टेक्निकली, वेरियस परक्विजिट्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। तो सर एम्प्लॉयर क्या करता है, कैश में तो सैलरी दे दी बेटा, कैश मतलब अकाउंट में आपके सैलरी तो दे दी, परक्विजिट्स भी देता है। पहले परक्विजिट के एग्जांपल देख लीजिए बेटा, पर एग्जांपल्स ऑफ परक्विजिट्स, जैसे कंपनी की कार प्रोवाइड कर दी, फ्यूल रीइंबर्समेंट, जो भी उसका फ्यूल का खर्चा हो रहा है रीइंबर्समेंट दे रहा है साहब, इंटरेस्ट फ्री लोन, आपको लोन दिया उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, मेडिकल फैसिलिटीज, क्रेडिट कार्ड, रेंट फ्री अकोमोडेशन एटसेट्रा, ये परक्विजिट्स है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है अदर देन सैलरी। तो क्वेश्चन ये आया कि अल्टीमेटली इनका भी तो कुछ वैल्यू होता है,
तो ये भी तो एम्प्लॉय को दे रहा है एम्प्लॉयर, तो क्या इस पे भी जीएसटी लगेगा क्या? तो सर इस सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया भाई साहब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ये सब क्यों दे रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय ने काम किया फॉर एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, इन द कैपेसिटी ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉय ने काम किया उसके बदले में उसको ये मिल रहा है। और सर अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर कोई कंसिडरेशन दे रहा है क्योंकि उसने एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में काम किया था, तो भले वो सैलरी हो या परक्विजिट के फॉर्म में हो, अल्टीमेटली सर एम्प्लॉय ने इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट काम किया इसलिए उसको ये कंसिडरेशन मिल रहा है, भले वो मनी में हो या काइंड में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसलिए इस सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया कि नो जीएसटी विल बी लेविड ऑन सच परक्विजिट्स। पढ़िए इश्यू को, हो गया खत्म सर, सर्कुलर खत्म हो गया सर। वेदर various perquisites provided by the employer to its employees in terms of contractual agreement entered into between the employer and employee are liable for GST। क्लेरिफाई किया कि any perquisite provided by the employer to its employees in terms of contractual agreement entered into between the employer and employee are in lieu of मतलब बदले में, किसके बदले में? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। तो उसने अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए काम किया, उसके बदले में उसको सैलरी प्लस ये परक्विजिट मिले बेटा। इसलिए इट फॉलोज देयर फ्रॉम दैट परक्विजिट्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट entered into between the employer and the employee will not be subjected to GST when the same are provided in terms of the contract between the employer and employee। और परक्विजिट पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, और एग्जांपल मैंने आपको बता दी बेटा। ओके, तो अल्टीमेटली परक्विजिट भी क्या है? पार्ट ऑफ सैलरी ही है और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सेकेंड सर्कुलर, सर मैं पहले समझाता हूं बच्चा आपको। एक जमीन मैंने परचेज करी, एक लैंड मैंने परचेज करी आपसे, मान लो। अब जो लैंड मैंने आपसे परचेज करी वो लैंड एकदम रॉ लैंड थी, उस पर सर एक होता ना कई सारा कचरा पड़ा था, लैंड जो थी वो ऊपर नीचे थी, लेवल लैंड नहीं थी, अनलेवल्ड थी साहब, सर उबड़ खाबड़ थी, उस पर कई सारे सर जंगली पौधे वगैरह जो होते हैं ना बेटा, प्लांट्स वगैरह जो ऑटोमेटिक उग जाते हैं सर जमीन पर, वो सब भी उगे हुए थे, मतलब कुल मिला के मस्त नहीं थे सर। मैंने लैंड परचेज कर लिया आपसे 5 करोड़ में। अब सर वो लैंड तो मैंने 5 करोड़ में आपसे परचेज कर लिया, अब अपन ने क्या किया, इसको दुल्हन की तरह सजा दिया साहब, मतलब इस लैंड का शानदार डेवलपमेंट कर दिया सर। पूरी जमीन का मैंने जेसीबी चलवा के सर पूरी साफ सफाई करा दी, लैंड का पूरा लेवलिंग करा दिया सर, उसमें ड्रेनेज लाइन डलवा दी, नाली वगैरह होती है ना सर इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस डलवा दी सर, वाटर की लाइंस डलवा दी, एकदम शानदार सर। रोड पे खड़े होकर देखे तो लैंड लगता है क्या शानदार लैंड है। और सर कुछ नहीं, 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ, ज्यादा नहीं हुआ साहब। और सर जमीन दिखने लगी दूर से कि शानदार लैंड है सर, और ये लैंड मैंने बेच दी किसी को रुपीज 10 करोड़ में सर, 10 करोड़ रुपए में मैंने ये जमीन किसी को बेच दी। अब मेरा क्वेश्चन ये आता है कि सर इस लैंड का डेवलपमेंट करने के बाद मैंने लैंड बेची है, तो अल्टीमेटली बेचा तो लैंड है ना यार, बेचा क्या है? लैंड ही तो बेची है साहब। पहले थोड़ा सा रफ लैंड थी, अब थोड़ी फिनिश्ड लैंड है सर, है तो अल्टीमेटली लैंड। तो लैंड के बेचने पे कोई जीएसटी नहीं लगता। 10 करोड़ रुपए पे ऑन रुपीज 10 करोड़ नो जीएसटी विल बी चार्ज। हाँ, वो लेवलिंग कराने की सर्विस, भाई मैंने जेसीबी वाले को बुलाया, अब जेसीबी वाले ने जेसीबी चलाई पूरे दिन, बहुत 3-4 दिन जेसीबी चली सर, फिर कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया, उसने ड्रेनेज लाइन डाली, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स लगाए। और हाँ है ना सर, इन लोगों ने जो सर्विसेज दी है साफ सफाई की, लैंड को डेवलप करने की, उन्होंने अपना बिल लिखा 10 लाख रुपए का, तो उनकी सर्विसेज सप्लाई सर्विस थी, उस पर जीएसटी लग गया। अब जब मैंने 5 करोड़ में लैंड परचेज करी होगी, तब लैंड का सेल था, सेल ऑफ लैंड पे जीएसटी लगता नहीं है, शेड्यूल 3 में कवर है, पैरा 5 में। अब लैंड को डेवलप करा के मैंने लैंड को बेच दिया, तो अल्टीमेटली बेचा क्या? लैंड तो बेची साहब। और सर लैंड के बेचने पे कोई जीएसटी लगता नहीं है, शेड्यूल 3 के पैरा 5 में कवर है, नो जीएसटी विल बी चार्ज, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, डन। ये सर्कुलर ने समझाया, पढ़ लीजिए बेटा। क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सेल ऑफ लैंड आफ्टर लेवलिंग, लेइंग डाउन ऑफ ड्रेनेज लाइंस एटसेट्रा। पढ़िए, ये सर्कुलर नंबर वगैरह याद नहीं करना, तारीख याद नहीं करना। एज पर सीरियल नंबर 5 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ CGST एक्ट, सेल ऑफ लैंड इज neither a supply of goods nor a supply of service, therefore sale of land does not attract GST। ओके मालिक, लैंड में बी सोल्ड इधर एज इट इज, मैंने खरीदी और एज इट इज बेच दी, और आफ्टर सम डेवलपमेंट सच एज लेवलिंग, लेइंग डाउन ऑफ ड्रेनेज लाइन,
वाटर लाइंस, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस एटसेट्रा, थोड़ा डेवलपमेंट करके फिर लैंड बेची। तो अल्टीमेटली बेचा क्या है? लैंड तो बेची है। इट इज क्लेरिफाइड दैट सेल ऑफ सच डेवलप्ड लैंड इज ऑल्सो सेल ऑफ लैंड। डेवलप्ड लैंड बेचो या एज इट इज बेच दो, है तो अल्टीमेटली सेल ऑफ लैंड, एंड इज कवर्ड बाय सीरियल नंबर 5 ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड अकॉर्डिंगली डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, वो जो मैंने 10 लाख की सर्विसेज ली थी ना बेटा, जो कॉन्ट्रैक्टर ने मेरे को बिल लिखा होगा 10 लाख का, उस पर जीएसटी लग जाएगा, वो एक अलग बात है। However, it may be noted that any service provided for the development of land, like leveling, laying of drainage lines, is may be received by the developer. मैं डेवलपर हूँ सर, मैंने आपसे सर्विसेज ली है, तो सर जो मैंने सर्विसेज ली डेवलपमेंट के लिए, सर those services shall attract GST at the applicable rate of GST applicable on such services. क्लियर? मतलब कुल मिला के 10 लाख रुपए का जो मैंने खर्चा किया, उसके लिए जो उन्होंने मेरे को बिल दिया होगा, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह ने जो सर्विस दे रहे हैं उन्होंने, उस पर जीएसटी लग जाएगा सर। बाकी जो लैंड बेची उस पर जीएसटी नहीं लगेगा साहब। क्लियर माहौल? सर आइए, सरकार मतलब ये 2 सर्कुलर थे, दोनों आपको लगभग वो आते थे सर, कोई खास बात नहीं थी, टफ नहीं था साहब। ओके, अगली बात देखिए साहब, आप क्या लिखा है सर? कोई खास अमेंडमेंट नहीं सर। अरे हमने पढ़ा था ना सर, स्टेट गवर्नमेंट दारू सर्व करने का लाइसेंस देती बेटा, ग्रांट ऑफ एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अरे हाँ है ना बेटा सर, लिकर सर्व करने का लाइसेंस जो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है सर, इस पे जीएसटी नहीं था। इस पर हमने सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 2 क्लोज भी पढ़ा हुआ था, तो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, पर दिस प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 30 सितंबर 2019, 30 सितंबर 2019 को ये नोटिफिकेशन आया था, पर अभी अमेंडमेंट किया फाइनेंस एक्ट 2022 ने, और बोला क्या फाइनेंस एक्ट 2022 में अमेंडमेंट करके बोला क्या दिस अमेंडमेंट विल बी एप्लीकेबल रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने अगर जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद किसी को भी अगर एल्कोहल लिकर सर्व करने का लाइसेंस दिया तो वो एग्जाम, वो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं रहेगा उस पर। दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम 2017 इटसेल्फ। तो पहले भी एग्जाम था, अभी भी एग्जाम है, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं सर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सर, कोई खास बात नहीं। ओके, आइए अगले पॉइंट की तरफ सर। आइए मालिक, अगले अमेंडमेंट, मतलब आप देखेंगे ना अगर आप, तो ये जो पेज मैंने आपको स्कैन करके दिया, इस पे केवल ये एक लाइन थी अमेंडमेंट की, वो भी अमेंडमेंट नहीं था, बस ये बोला था गवर्नमेंट ने कि ये जो एल्कोहल लिकर सर्व करने का लाइसेंस थे इस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, ये 1 जुलाई 2017 से एग्जेम्प्ट है साहब। मतलब कोई अमेंडमेंट था ही नहीं सर। सर इसलिए नंबर ऑफ पेज देख के डरने का नहीं, और हाँ सर अपन है ना यार, क्या हम आपके साथ है सर। आइए फिर, अच्छा पहली बात तो ये चैप्टर 1 में कोई अमेंडमेंट नहीं था, चैप्टर 2 में केवल ये 2 सर्कुलर इशू है जो मैंने बताया आपको, और ये रेट्रोस्पेक्टिव बोला कि ये एग्जामिशन रेट्रोस्पेक्टिव 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल रहेगा। चैप्टर 3 टाइम ऑफ सप्लाई कोई अमेंडमेंट नहीं, चैप्टर 4 वैल्यू ऑफ सप्लाई कोई अमेंडमेंट नहीं, चैप्टर 5 इनपुट टैक्स क्रेडिट, 3-4 अमेंडमेंट है, देख लेते सर, कोई खास बात नहीं, टफ नहीं सर। आइए बच्चों, अच्छा यहाँ पे जो पेज नंबर आपको दिख रहे हैं, आपकी जो बुक है उसमें हो सकता है ये पेज नंबर कुछ आगे पीछे हो बेटा, क्लियर, क्योंकि हमने इस बार जो नया एडिशन बुक का बनाया है उसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह और रीशफल किया है, सो पेज नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, अदरवाइज कंटेंट आपको मिल जाएगा सेम ये वाला। आओ बच्चों, सर हमने रूल नंबर 36 और रूल नंबर 4 पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था क्या कि सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 सबमिट कर दिया होना चाहिए, या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश कर दिए होने चाहिए, और वो क्रेडिट हमारे जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तो ही क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर? तो सर यहां पे क्या है, ये वर्ड्स मिसिंग थे सर, तो क्लेरिफिकेशन के लिए, क्लियरिटी के लिए इन्होंने ये वर्ड्स लिख दिए प्रिंट लेटर में जो मैंने लिखे वो, अदरवाइज कोई अमेंडमेंट नहीं है ऐसा देखा जाए तो। पढ़ लीजिए सर, 36(4) का एक लैंग्वेज है, पढ़ लीजिए सर पूरा। No input tax credit shall be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes, the details of which are required to be furnished under subsection 1 of section 37, unless the details of such invoices or debit notes have been furnished by the supplier in the statement of outward supplies in form number GSTR 1 or using the invoice furnishing facility, and the details of input tax credit in respect of such invoices or debit notes have been communicated to the registered person in form number GSTR 2B। मतलब पहले क्या था, ये वर्ड्स नहीं थे बेटा, तो पहले क्या था, डिटेल्स ऑफ सच इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटीआर 2B। तो सर मान लो कोई इनवॉइस फर्निश किया सप्लायर ने, हमारे 2B में आ रहा है, पर सर हम आगे पढ़ने वाले जीएसटीआर 2B के अंदर क्या एक इनएलिजिबल आईटीसी का भी लिस्ट होता है बेटा। अगर आपका क्रेडिट वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट तो कर रहा है पर वो इनएलिजिबल आईटीसी में आ रहा है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, इनवॉइस रिफ्लेक्ट करा हो तो ठीक है, उसका आईटीसी भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए 2B के अंदर, तब जाके आपको क्रेडिट मिलेगा साहब। सर
अब आगे वाला पॉइंट पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। द डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी टू बी। क्लियर? अब आगे देखना बेटा, एक शानदार पॉइंट जो ऐड हुआ है वो ये हुआ है, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2। सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 में हमने पढ़ा था कि रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ को क्रेडिट मिलेगा, पर ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी तो क्रेडिट मिलेगा। उसमें हमने 5 कंडीशंस पढ़ी थी, ये 6 कंडीशन ऐड हुई है। पहले में 5 कंडीशन कौन सी थी वो बताया तो मैं आपको। फर्स्ट, सर यू शुड बी इन द पोजीशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट। यू शुड बी इन द पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और एनी द प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट। सेकंड, सर क्लोज नंबर डबल है जो भी हमने पढ़ा, सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 सबमिट कर दिया होना चाहिए और वो क्रेडिट हमारे जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, जिसको हमने 36(4) के साथ पढ़ा था बेटा। थर्ड, जो गुड्स और सर्विस और बोथ जिसका आप क्रेडिट ले रहे हो वो आपको रिसीव हो जाना चाहिए। द गुड्स और सर्विस और बोथ मस्ट बी रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट। सर फोर्थ कंडीशन, सर जो पहले थी और अभी भी है साहब, ये बीच में एक और कंडीशन ऐड हुई है, इसको पढ़ते हैं बाद में हम। सर नेक्स्ट कंडीशन थी क्या, गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए। सर गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में तो सप्लायर टैक्स पे कर दिया होना चाहिए, और अगर रिवर्स चार्ज में तो रेसिपिएंट को टैक्स पे कर देना चाहिए, तो क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। और लास्ट कंडीशन थी क्या, रेसिपिएंट ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया होना चाहिए। रेसिपिएंट ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया होना चाहिए, तब जाके क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर? ये 5 कंडीशन हमने पढ़ी हुई। बीच में एक कंडीशन और ऐड कर दी साहब कि सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर BA नया ऐड किया और वहां बोल दिया क्या, सर रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड। मैं तुम्हें समझा देता हूं बेटा, क्लोज नंबर BA ने क्या बोला, सर सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 फर्निश किया होगा या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश किए होंगे और वो बिल आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है, अग्रीड। पर जीएसटीआर 2B के अंदर भी एक टेबल इन्होंने इंसर्ट करी है, एक कॉलम इन्होंने इंसर्ट किया है जिसके अंदर लिखा है क्या, इन फॉलोइंग इनवॉइसेस का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आपका जो आईटीसी है वो उस रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट के लिस्ट में आ रहा है, देन यू कैन नॉट अवेल द आईटीसी। मतलब जीएसटीआर 2B में आ रहा वो तो ठीक है, पर 2B में इन एलिजिबल आईटीसी की लिस्ट में वो क्रेडिट नहीं आना चाहिए। सर रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड। सर सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर BA बोलता है, क्लोज नंबर BA बोलता है क्या कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 सबमिट किया, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फर्निश करी और इनवॉइसेस फर्निश किए, हमारे जीएसटीआर 2B में आ गए, पर 2B में अगर वो इन एलिजिबल क्रेडिट की लिस्ट में क्रेडिट आ रही है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, आप क्रेडिट नहीं ले सकते बेटा। तो सर अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट या इन एलिजिबल क्रेडिट की लिस्ट में कौन कौन सी क्रेडिट आएगी। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं बच्चों। सर वैसे प्लेस ऑफ सप्लाई आपके सिलेबस में नहीं आता है, आईजीएसटी एक्ट आपके सिलेबस में नहीं आता है, पर एग्जांपल के लिए बताता हूं। मान लो सप्लायर दिल्ली का है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली है इस पर आईजीएसटी एक्ट के प्रोविजंस। सप्लायर दिल्ली का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली, पर रेसिपिएंट मुंबई महाराष्ट्र का है भाई साहब। सप्लायर भी दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली, तो उसने सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया होगा दिल्ली वाला। अब रेसिपिएंट भले ही मुंबई में है, भले उसने सर्विस जो ली थी, वो गुड्स लिया था, वो इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस लिया था, पर उसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि उसके स्टेट में क्रेडिट नहीं मिल रही है उसको। अब ये क्यों नहीं मिल रही, क्या नहीं मिल रही, वो आईजीएसटी एक पढ़ेंगे सीए फाइल में, तब बात करेंगे। पर एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरह की क्रेडिट इन एलिजिबल क्रेडिट की लिस्ट में आएगी जिसका क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। सेकेंड एग्जांपल, सर हमको पता है कि सर आगे सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 जो हमने पढ़ा था कि आप मैक्सिमम क्रेडिट ले सकते, आप क्रेडिट तो ले सकते हो पर कब तक, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का। जैसे हमने पहले पढ़ा था सर सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट, एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। इसमें भी अमेंडमेंट बात करेंगे बाद में, पर ये टाइम लिमिट दे रखी है सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 में कि इस दिन के बाद आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। अब मान लो सप्लायर ने जीएसटीआर 1 सबमिट ही नहीं किया था, या उसने वो इनवॉइस जो हमारे लिए था वो फर्निश कब किया, अगले साल की, ये सेक्शन नंबर 16(4) की जो टाइम लिमिट थी ना उसके बाद फर्निश किया, तो हमारे जीएसटीआर 2B में क्रेडिट आ तो रही है पर 2 साल बाद आ रही साहब, वो 16(4) की टाइम लिमिट एक्सपायर होने के बाद आ रही है भाई साहब, तो वो क्रेडिट भी इन एलिजिबल क्रेडिट की लिस्ट में ऑटोमेटिक आ जाएगा सिस्टम बेस्ड। तो सर जो भी क्रेडिट इस तरह के आ रहे हैं जो इन एलिजिबल क्रेडिट की लिस्ट में आ रहे हैं उसका आप क्रेडिट नहीं ले सकते, ऑल्दो 2B में आ रहा है फिर भी। क्लियर? ये लिखा है सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर BA में, शायद समझ में आया। अच्छा, ये जो मैंने 2 एग्जांपल दिए, ये एग्जांपल से केवल आईजीएसटी का एग्जांपल याद भी मत करना,
समझने की जरूरत भी नहीं बेटा आपको, क्योंकि आईजीएसटी एक्ट आपके कोर्स में नहीं, फिर भी मैंने एग्जांपल देने के समझाया आपको। पढ़ो एक बार। इनपुट टैक्स क्रेडिट विद रेस्पेक्ट टू अ सप्लाई कैन बी अवेल्ड ओनली इफ सच क्रेडिट हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड एज पर द डिटेल्स communicated to the taxpayer under section number 38. The details of ITC is communicated to the recipient through form number GSTR 2B, which contains a table or list of ineligible ITC also. एक टेबल एक लिस्ट है ineligible ITC का, उसमें अगर क्रेडिट आ रही तो नहीं मिलेगी आपको क्रेडिट। आप तो इतना याद रखिए बेटा, उसमें कौन कौन सी क्रेडिट आती है उसके एग्जाम्पल मैंने आपको दिए देखे। By virtue of insertion of this clause with effect from 1st October 22, it is statutorily denied, कानून ने मना कर दिया to avail such ITC which is ineligible as per form number GSTR 2B. At present, example के लिए 2B declares any credit as ineligible credit if supplier files his GSTR 1 after the time period mentioned in section number 16.4. 16.4 के बाद उसने अपना GSTR 1 सबमिट किया तो हमारा क्रेडिट भी सर 16.4 की टाइम लिमिट एक्सपायर होने के बाद आ रहा होगा, अब आप उसका क्रेडिट ले ही नहीं पाएंगे, 2B के अंदर ऑटोमेटिक आ गया बेटा। और if place of supply of any supply and location of supplier is in the same state, जैसे दिल्ली का मैंने एग्जांपल दिया, which is different from the state of the recipient, रेसिपेंट मुंबई महाराष्ट्र में, सर उसको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, ये इनएलिजिबल क्रेडिट के कॉलम में ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसका आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। तो आपको एग्जामिनेशन पर्पस के लिए केवल इतना ध्यान रखना है कि सर 2B में क्रेडिट तो आ रही है पर इनएलिजिबल, सर इनएलिजिबल क्रेडिट की लिस्ट में आ रही है, टेबल में आ रही है, तो उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते बेटा। ओके माहौल सर। फिर देखिए बेटा, अच्छा हमने क्लोज नंबर सी पढ़ा था जिसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, एक बार देख लीजिए। जीएसटी लेवेबल ऑन सप्लाई इज एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, तो ये क्रेडिट मिलेगा रेसिपिएंट को, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर अब बात को समझना एक बार, यहां लिखा था क्या, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी में लिखा था कि जीएसटी गवर्नमेंट को मिल जाना चाहिए। अब सप्लायर ने जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया कि नहीं किया, हमको पता कैसे पड़ेगा? देखो उसने अपना जीएसटीआर 1 सबमिट किया, क्रेडिट हमारे जीएसटीआर 2B में आ गई। अब जीएसटीआर 1 सबमिट किया, इसका मतलब ये तो ही नहीं टैक्स पे कर दिया होगा। जीएसटीआर 1 सबमिट किया, उसने 3B सबमिट जब किया होगा तब जाके मानेंगे टैक्स पे किया है। अब मान लो 1 सबमिट किया, हमारे 2B में क्रेडिट आ गई, हमने क्रेडिट ले लिया, सर अब सप्लायर ने अपना टैक्स पे किया ही नहीं, 3B फाइल ही नहीं किया, या 3B फाइल किया पर उसमें कम ट्रांजेक्शन दिखा है, टैक्स भी कम पे किया, हमारा वाला टैक्स पे ही नहीं किया साहब, तो सर अब ऐसे केस में क्या होगा? तो वहां पे गवर्नमेंट ने पहले लिखा था कि सेक्शन नंबर 41 अलाउ करता है रेसिपिएंट को टू टेक द क्रेडिट प्रोविजनली ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। सर सेक्शन नंबर 41 अलाउ करता है, पर सर अभी इन्होंने सेक्शन नंबर 41 की लैंग्वेज चेंज कर दी है। अब सेक्शन नंबर 41 की लैंग्वेज क्या लिखी देखना ध्यान से। सर अभी एक काम करिएगा, आप अपनी बुक के अंदर ये प्रोविजनली वर्ड को हटाइएगा बेटा। सेक्शन नंबर 41 अलाउज द रेसिपिएंट टू टेक क्रेडिट ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस, ये मानेंगे बेटा, क्योंकि सेक्शन नंबर 41 की लैंग्वेज क्या हो गई बच्चों, देखो ध्यान से। अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, द रेसिपिएंट कैन टेक क्रेडिट मतलब आईटीसी ऑफ एलिजिबल आईटीसी ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस इन हिज रिटर्न एंड सच अमाउंट शेल बी क्रेडिटेड टू हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। पहले बोलते थे कि ये जो क्रेडिट उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है उसको प्रोविजनल क्रेडिट कहेंगे, प्रोविजनल क्रेडिट वर्ड हटा दिया इन्होंने। सर बोल दिया क्या, ये जो क्रेडिट उसके अकाउंट में आ रही है, जो जीएसटीआर 2B में एलिजिबल क्रेडिट दिख रही है, वो क्रेडिट अगर एसएससी चाहे लेना तो ले लेगा और उसको फाइनल क्रेडिट मानेंगे, प्रोविजनल क्रेडिट नहीं मानेंगे। सर पहले प्रोविजनल क्रेडिट बोला जाता था इसको बेटा, और बाद में अगर सप्लायर टैक्स पे नहीं करता तो क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ती थी। अभी भी बोल दिया कि आप एक बार क्रेडिट ले लो और उसको फाइनल क्रेडिट बोलेंगे। अगर इन फ्यूचर कभी सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया, 3B सबमिट नहीं किया, तो ऐसे केस में सर आपको टैक्स वापस से गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, जो आपने आईटीसी लिया था उतना। पढ़ो, और उस आईटीसी को अगर आपने यूज किया तो ही इंटरेस्ट पे करना, अदरवाइज इंटरेस्ट पे नहीं करना। पढ़ो, मतलब कुल मिला के सप्लायर ने जीएसटीआर 1 सबमिट किया, हमारे 2B में क्रेडिट आया, आप 2B का क्रेडिट एक बार ले लो एज पर सेक्शन 41, और जो क्रेडिट लिया वो सेल्फ असेसमेंट बेस पर फाइनल क्रेडिट है सर। पर हाउएवर इफ द टैक्स पेबल ऑन सच सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ इन रेस्पेक्ट टू विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड एज पर सबसेक्शन 1, उन गुड्स और सर्विसेज का जिसका अपना आईटीसी अवेल कर लिया है 2B के हिसाब से, अगर वो टैक्स इज नॉट पेड बाय द सप्लायर, गवर्नमेंट को सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया, देन सच आईटीसी शैल बी रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट अलोंग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट इफ आईटीसी इज यूटिलाइज्ड। आईटीसी अवेल कर लिया पर उसको यूज नहीं किया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ऐसा हम चैप्टर 110 में पढ़ेंगे आगे जाके बेटा, अमेंडमेंट में आएगा। सर अगर आपने रॉन्ग आईटीसी ले ली थी बेटा, क्योंकि आपको नहीं पता था कि सप्लायर ने टैक्स पे किया कि नहीं किया, एक बार सेक्शन में 41 ने बोला आप आईटीसी ले सकते हो, आपने ले लिया,
बाद में अगर कल को सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया होगा तो आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, और उस आईटीसी को अगर आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। क्लियर? फर्दर वेयर सेड सप्लायर सब्सिक्वेंटली मेक्स पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब उस सप्लायर ने एक बार टैक्स पे नहीं किया, हमने क्रेडिट रिवर्स किया विद इंटरेस्ट, और बाद में अगर उस सप्लायर ने बाद में टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया, देन द सेड रेसिपिएंट में रीअवेल द आईटीसी रिवर्स्ड बाय हिम, जो आईटीसी उसने रिवर्स किया उसको वो वापस से अवेल कर सकता है। मतलब ये हो गया सप्लायर ने जीएसटी 1 सबमिट किया, हमारे 2B में क्रेडिट आया, हमने क्रेडिट अवेल कर लिया, और कल को उसने जीएसटी 3B सबमिट नहीं किया या टैक्स पे नहीं किया तो सर हमको वो क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी। बाद में जब भी गवर्नमेंट बोलेगी आप उसने टैक्स पे नहीं किया क्रेडिट रिवर्स करो, रिवर्स करना पड़ेगा, और उस आईटीसी को यूज किया तो विद इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ेगा। पर बाद में उस सप्लायर ने 2 साल बाद मान लो टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को, और हमने पहले ही क्रेडिट रिवर्स कर दिया था, क्यों? क्योंकि टैक्स पे नहीं किया था। अब टैक्स पे कर दिया तो रीअवेल कर लीजिए क्रेडिट को, कोई दिक्कत नहीं साहब, यू कैन रीअवेल द आईटीसी रिवर्स्ड बाय हिम। क्लियर? डन। तो बाद में आप क्रेडिट वापस से ले सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, अगर सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स बाद में पे करता है तो। ओके डन। तो ये सेक्शन 41 में पहले प्रोविजनल क्रेडिट लेने का वर्ड लिखा था, वो प्रोविजनल क्रेडिट का वर्ड हटा दिया गवर्नमेंट ने, बोला कि जो क्रेडिट आपने लिया वो सेल्फ असेसमेंट बेस पे फाइनल क्रेडिट है। बाद में अगर कल को सप्लायर टैक्स पे नहीं करता तो आपको क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी, और उसके बाद अगर सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देता है आपके रिवर्सल करने के बाद तो आप उस क्रेडिट को वापस से रीअवेल कर सकते हो। क्लियर? डन। और इंटरेस्ट तभी लगेगा अगर आपने उस क्रेडिट को यूज किया होगा तो। वो इंटरेस्ट क्या सेक्शन में पढ़ेंगे, सेक्शन 50 आगे बेटा। ओके चलिए सर ये रहा एनालिसिस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 41। मैंने जो वर्ड्स मैंने आपको सिखाया भी वो यहाँ पे मैंने एनालिसिस में अपने लैंग्वेज में लिख भी दिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजनल आईटीसी इज रिमूव्ड एंड आईटीसी अवेल्ड इन मंथली रिटर्न्स वुड बी कंसिडर्ड एज फाइनल। जो आपने क्रेडिट लिया है उसको फाइनल क्रेडिट मानेंगे। क्लियर? सेल्फ असेसमेंट बेस पे आपने क्रेडिट लिया, फाइनल क्रेडिट है सर। प्रोविजनल क्रेडिट का कॉन्सेप्ट हट गया है। आईटीसी may have to be reversed along with interest if ITC is utilized if tax is not paid by the supplier to the government. सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया तो रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। ITC कैन बी रीअवेल्ड वंस सप्लायर पेज द टैक्स। बाद में अगर सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया यू कैन रीअवेल द ITC, उसमें भी हमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओके माहौल ठीक है मालिक। अब आइए एक और जो छोटा सा अमेंडमेंट किया गवर्नमेंट ने, कोई खास बात नहीं साहब, हमने ऑलरेडी सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 का सेकंड प्रोवाइजो पढ़ा हुआ था, याद करो सर वो बात जहां मैंने बोला था क्या, इफ द रेसिपिएंट फेल्स टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। अगर रेसिपिएंट फेल होता है फॉर मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो जितना पेमेंट उसने नहीं किया है उतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी उसको रिवर्स करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट। ये पढ़ा था हमने, यही यहाँ पे भी लिखा है। बस पहले क्या जीएसटी 2 का रेफरेंस दे रखा था, अब जीएसटी 2 आपको पता है प्रैक्टिकली है ही नहीं सर, जीएसटी 3B ही लोग फाइल करते डायरेक्टली, तो 3B के अंदर आपको क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी विद इंटरेस्ट, ये लिखा है सर। तो लैंग्वेज जीएसटी 2 वाली हटा के 3B लिख दी सर, और कोई खास चेंज नहीं किया, पढ़ लो एक बार फिर भी सर। इफ द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ एनी इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ फेल्स टू पे टू द सप्लायर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड और सर्विस और बोथ along with tax within 180 days from the date of issue of invoice, ये हमने पढ़ा सर, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं, केवल ग्रीन वर्ड में अमेंडमेंट है सर। then such ITC availed by the registered person, जो रेसिपिएंट ने क्रेडिट लिया है, would be added to his output tax liability along with applicable interest while furnishing the return in form number 3B for the tax period in which the said 180 days expired। जिस मंथ में आपका 180 दिन एक्सपायर हो रहा है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस से 180 दिन जब एक्सपायर होंगे, उस महीने के जीएसटी 3B फाइल करते वक्त वो आईटीसी जो आपने लिया था वो आपको उस महीने की लायबिलिटी में ऐड करने पड़ेंगे जिस महीने में 180 दिन एक्सपायर हो रहा है। क्लियर सर? और पहले क्या था, ये लिखा था पहले क्या, द डिटेल्स ऑफ सच सप्लाईज एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट्स देयर ऑन मस्ट बी फर्निश्ड इन फॉर्म नंबर जीएसटी 2 ऑफ द मंथ इमीडिएटली फॉलोइंग सच 180 days। अब जीएसटी 2 प्रैक्टिकली आपको पता है जब से जीएसटी आया तब से जीएसटी 2 कभी फाइल ही नहीं हुआ साहब, इसलिए इन वर्ड्स को हटाया और 3B का रेफरेंस दिया बस, बाकी अमेंडमेंट कुछ नहीं किया सर, समझे? डन। और जो आपने आईटीसी अवेल किया था उसको अगर आपने यूज किया होगा तो इंटरेस्ट पे करना, नहीं यूज किया तो इंटरेस्ट पे करने की बात नहीं आएगी। ये इंटरेस्ट पे करने वाली बात हम वैसे भी आगे सेक्शन 50 में पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिला के ऐसा देखा जाए तो एग्जामिनेशन के लिए कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। क्लियर सर? लॉ के अंदर वर्डिंग को इंप्रूव किया है, और जो गलती हुई थी लॉ मेकर से जीएसटी 2 लिखने की, क्योंकि जीएसटी 2 प्रैक्टिकली एप्लीकेबल ही नहीं हुआ हिंदुस्तान में कभी, हटा के 3B लिखा गया बेटा। ओके डन सर। और ये देखो बेटा मैंने यहाँ पे एनालिसिस में लिखा भी है आपके लिए,
Interest will be payable at the rate of 18% per annum from the date of utilizing the ITC till the date when it is paid to the government after adding it to the output tax liability. So sir, if the recipient failed to make payment to the supplier within 180 days from the date of issue of invoice, तो जितना उसने पेमेंट नहीं किया उतना प्रोपोर्शनेट उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा और उतना आईटीसी का अमाउंट उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा. तो उसने अगर आईटीसी यूज कर लिया था तो उसको इंटरेस्ट पे करना. जिस दिन यूज किया वहां से लेके जब आप गवर्नमेंट को पे करोगे तब तक का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 18% पर एनम. क्लियर? डन. ठीक है सर, कोई खास बात नहीं. इंटरेस्ट का सेक्शन हम आगे वैसे भी पढ़ेंगे सर. ओके सर, अब देखिए सर, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 हमने पढ़ा हुआ था साहब कि अगर किसी इनवॉइस या डेबिट नोट के बेस पे आपको क्रेडिट लेना तो कब तक ले सकते हो. तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको वो इनवॉइस इश्यू हुआ या जिस फाइनेंशियल में आपको वो डेबिट नोट इश्यू हुआ था साहब, वो फाइनेंशियल ईयर में आप क्रेडिट ले ही सकते हो. पर वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद भी सर, पहले था क्या, सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर. अब सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट सब तरफ से हटा दिया है साहब और इन्होंने कर दिया क्या, 30 नवंबर. मतलब फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में डेबिट नोट या फाइनेंशियल ईयर में टैक्स इनवॉइस इश्यू हुआ था जिसका आप क्रेडिट ले रहे हो, वो टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट इश्यू होने के बाद उस फाइनेंशियल में तो आप क्रेडिट ले ही सकते हो. वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर तक आप क्रेडिट ले सकते हो. 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, उस दिन तक आप क्रेडिट ले सकते हो बेटा. अच्छा, मैं एग्जांपल देता हूं आपको. मान लो 10 जनवरी 10th ऑफ जनवरी 2022 का कोई इनवॉइस था बेटा, उसका क्रेडिट आपको लेना है, कब तक ले सकते हो सर? एनुअल रिटर्न आपने फाइल किया मान लो 25 दिसंबर, या ऐसे लिखता हूं 25 दिसंबर 22 को आपने फाइल किया, तो ये दिन या फिर 30 नवंबर, व्हिचएवर इज अर्लियर, ऑब्वियसली 30 नवंबर. अच्छा, 30 नवंबर को आपने क्रेडिट लिया, ये कैसे पता पड़ेगा गवर्नमेंट को? जब नवंबर महीने का रिटर्न फाइल करेंगे आप. अब नवंबर महीने का रिटर्न आपने फाइल किया मान लो 18 दिसंबर 2022 को. क्लियर? अच्छा, 18 दिसंबर को आपने रिटर्न फाइल किया नवंबर का, तो दैट इज एज ऑन 30 नवंबर ना. नवंबर महीने का रिटर्न आपने फाइल किया 18 दिसंबर को, इसका मतलब यह है कि 30 नवंबर तक आपने कार्यक्रम कर लिया है. समझे? तो एक्चुअली क्या हुआ इसमें, 30 नवंबर का मतलब क्या है, नवंबर महीने का रिटर्न. तो नवंबर महीने का रिटर्न मतलब 3B जब आप फाइल करेंगे वो दिन, या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर इज द प्रैक्टिकली करेक्ट आंसर. क्लियर? तो एग्जामिनेशन पर्पज के लिए आप इस, अच्छा मैं इस एग्जांपल की बात करूं, पहले इसको कंप्लीट करता हूं सर. तो इस एग्जांपल में 18 दिसंबर या 25 दिसंबर व्हिचएवर इज अर्लियर, 18 दिसंबर इज द डेट जब तक आप क्रेडिट ले सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं सर. मतलब 30 नवंबर को आपने क्रेडिट लिया है, इसका मतलब क्या है, 30 नवंबर को क्रेडिट लिया तो गवर्नमेंट को बताओगे कैसे, रिटर्न फाइल करके बताओगे. तो नवंबर महीने का जो रिटर्न आप फाइल करोगे वो दिन या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर तक क्रेडिट ले सकते हो बेटा. क्लियर? डन. तो कुल मिला के सर एग्जामिनेशन में जब लिखोगे आप तो 30 नवंबर लिख के आना, पर प्रैक्टिकली उसका मीनिंग समझे बेटा आप. क्योंकि सर बैलेंस शीट जब साइन होती है 30, जैसे बैलेंस शीट साइन होती है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, साइन तो कब करते हो भाई, अगस्त सितंबर जून अगस्त सितंबर, आप कभी भी कर सकते हो ना यार, बट दैट इज एज ऑन 31 मार्च. सेम वे रिटर्न फाइल कर रहे हो आप दिसंबर में, पर दैट इज एज ऑन 30 नवंबर. तो जब रिटर्न फाइल कर रहे हो तब गवर्नमेंट को बता रहे हो सर, तब तक क्रेडिट ले सकते हो सर एज ऑन 30 नवंबर बेटा. क्लियर? पर आप एग्जामिनेशन के लिए 30 नवंबर ही याद रखिएगा, 30 नवंबर और एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर. माहौल सर डन. ओके बच्चों सर, अच्छा ये वाला पेज भी मैंने आपको दे रखा है, क्योंकि ये जो एनालिटिकल इलस्ट्रेशन दे रखा था मैंने 16.4 का, 16.4 जो मैंने अभी आपको पढ़ाया बेटा, उसका जो इलस्ट्रेशन मैंने आपको बुक में दे रखा था, उसके भी आंसर में मैंने वो 30 नवंबर के हिसाब से आंसर चेंज किया है. क्लियर? समझे मेरी बात? तो मैंने इसका भी पेज आपको स्कैन करके अपलोड कर दिया, सो दैट आप अपने इलस्ट्रेशन में भी आंसर अकॉर्डिंगली चेंज कर दे बेटा. ओके माहौल. तो सर आप यहाँ पे भी A फॉर अमेंडमेंट लिख के अपने बुक के अंदर अमेंड कर दीजिएगा इसको. ओके ठीक सर. आओ बच्चों फिर आगे बढ़ते. अच्छा ये इलस्ट्रेशन 13, ये आपकी बुक के अंदर आपको इलस्ट्रेशन मिला होगा. इसके भी आंसर में सर
वही 16(4) के बेस पे एक क्वेश्चन था बेटा, एज पर सेक्शन नंबर 16(4). तो इसमें अमेंडमेंट हुआ तो इसका आंसर भी चेंज हुआ, 30 नवंबर हुआ बेटा। तो आप इसके आंसर को भी इस बुक के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिएगा। क्लियर? तो मैंने जब आपको पेजेस स्कैन करके दिए तो उन सब पेजेस का भी ध्यान दिया जहां पर अमेंडमेंट की वजह से आपकी बुक के इलस्ट्रेशन में या क्वेश्चन में कुछ चेंज हो रहा था, तो वो भी मैंने स्कैन करके अपलोड किया, सो दैट आपको परेशानी नहीं आए, सारे क्वेश्चन भी आप आराम से चेंज कर पाए। आओ बच्चों, सर इसलिए ये नंबर ऑफ पेजेस देख के डरने का नहीं, के आराम से कवर होगा, और जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर उसको अमेंडमेंट की टेंशन वैसे भी नहीं होती यार। आइए बच्चों, सर अब एक और सर्कुलर इश्यू हुआ था। अच्छा, ये सर्कुलर आपको ऑलरेडी आता है यार, मैंने जब पढ़ाया था ना तभी इस बात का ध्यान रखते हुए आपको बताया था, वही गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया। एक तो यहाँ पे जो लिखा है सर्कुलर वो, और एक अगला सर्कुलर, दोनों आपको आते हैं सर। अच्छा, सर्कुलर आर मियर क्लेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट। मैं तुम्हें समझा देता हूँ सर। हमने सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 जो ब्लॉक क्रेडिट है बेटा, वहां पढ़ा था क्या, फॉलोइंग के रेस्पेक्ट में कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, भले वो इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस काम आए या ना आए, वी डोंट केयर। उसमें क्लोज नंबर बी, उसमें लिखा था ना सर, फूड एंड बेवरेजेस, याद है बेवड़े, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग वगैरह। उसमें सेकंड था क्या, मेंबरशिप फॉर क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर, ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन सच एज होम ट्रैवल कंसेशन और लीव ट्रैवल कंसेशन, बेटा याद आया। पर इन तीनों का एक्सेप्शन क्या था बेटा, इन तीनों का एक्सेप्शन था कि अगर आपने अपने एम्प्लॉइज को फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइड किए, अगर आपने एम्प्लॉइज को इनमें से कुछ भी प्रोवाइड किया, ट्रैवल बेनिफिट अलाउ किए, फिटनेस सेंटर अलाउ किया, क्यों, किसी लॉ में ऑब्लिगेटरी था, किसी कानून में ऑब्लिगेटरी था, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, याद करो एग्जांपल, हाँ है ना, मैंने दिया था आपको लेक्चर पढ़ाते वक्त भी कि सर अगर आपने अपने एम्प्लॉइज को ये बेनिफिट्स दिए, क्यों, किसी लॉ में ऑब्लिगेटरी लिखा था कि आपको अपने एम्प्लॉइज को, जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री है और ऐसी फैक्ट्री जिसकी वजह से उसकी हेल्थ खराब होती है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, लाइफ इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, आपको अपने मेंबर, अपने एम्प्लॉइज को सर ये क्लब का मेंबरशिप दिलवाना ही पड़ेगा साहब, या आपको ट्रैवल साल में एक बार टूर पे भेजना ही पड़ेगा। तो सर ऐसे केस में सरकार उस लॉ के ऑब्लिगेशन की वजह से अगर आपने ये इनपुट्स या ये गुड्स या सर्विसेज परचेज करी है अपनी कंपनी के लिए, तो उस पर जो जीएसटी पे किया उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगा, हाँ है ना। तो ये जो एक्सेप्शन था, ये एक्सेप्शन क्या केवल इस पे अप्लाई होता है, या केवल इस पे अप्लाई होता है, या केवल इस पे अप्लाई होता है क्या, आंसर इज नो। दिस एक्सेप्शन इज एप्लीकेबल फॉर एंटायर क्लोज नंबर बी, उसका क्लोज नंबर 1, 2 और 3 जो है उन तीनों पे भी एप्लीकेबल होता है। मतलब भले वो मेंबरशिप ऑफ क्लब हो, ट्रैवल बेनिफिट हो, फूड एंड बेवरेजेस, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह हो, ये फैसिलिटीज आपने अपने एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करने के लिए इनपुट या ये सर्विसेज परचेज करिए सर, क्यों, क्योंकि किसी लॉ ने ऑब्लिगेटरी किया था, तो आपको क्रेडिट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दिस एक्सेप्शन इज फॉर ऑल दिस 3 क्लोजेज, है ना, पढ़ लीजिए सर क्या लिखा है। दिस सर्कुलर हैज ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट दिस एक्सेप्शन एट द एंड ऑफ क्लोज नंबर बी ऑफ 17(5) is applicable to the entire clause B, that is on all subclauses of 1, 2 and 3 of clause number B and not only to clause number 3 of clause number B, है ना सर। तो गवर्नमेंट ने बोला कि केवल ये जो सर्कुलर है, ये जो एक्सेप्शन था जो भी हमने पढ़ा, ये एक्सेप्शन क्या था सर, ये रहा, the ITC of GST paid on purchase of goods or services or both covered under 1, 2, 3 of clause number B above shall be available where it is obligatory for an employer to provide the same to its employees under any law for the timing in force. This is applicable for all 3 clauses, not only to 3. Clear? Done. तो कुल मिला के ट्रैवल बेनिफिट हो, मेंबरशिप ऑफ क्लब हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, फूड एंड बेवरेजेस हो, इनमें से कुछ भी हो, किसी लॉ ने ऑब्लिगेटरी किया था, इसलिए आपने अपने एम्प्लॉइज को प्रोवाइड किया, तो इन सर्विसेज के परचेज पर, इन गुड्स के परचेज पर जो जीएसटी पे किया उसका आप आईटीसी लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। सेम वे सर हमने पढ़ा था क्या सर, मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट जो क्लोज नंबर ए, डबल ए और ए बी में कवर है, उनका क्रेडिट नहीं मिलता, ए और डबल ए में जो कवर है उसका क्रेडिट नहीं मिलता। और वही मोटर व्हीकल, वेसल या एयरक्राफ्ट अगर आपने लीज पे लिया है, लाइसेंस पे लिया, रेंट पे लिया, हायर पे लिया, तो उनका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। यही पढ़ा था ना सर हमने। तो सर ये हायरिंग, लीजिंग, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल, एयरक्राफ्ट, इसी का क्रेडिट ब्लॉक किया ना बेटा। क्या कोई मैंने मशीन किराए पे ली है, क्या वो भी क्रेडिट ब्लॉक में है क्या, आंसर इज नो। तो इस सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया सर, वेदर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 17(5)(b) क्लोज I of CGST Act bar availment of ITC on input service by way of leasing of motor vehicles, vessels or aircrafts, or
आईटीसी ऑन इनपुट सर्विस बाय वे ऑफ एनी टाइप ऑफ लीजिंग इज बार्ड। क्या कोई भी गुड्स आपने लीज पे लिया है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, ऐसा लिखा है क्या? या केवल वेसल व्हीकल एयरक्राफ्ट के लीज पर जो जीएसटी पे क्या उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा? तो इस सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि दिस लीजिंग रेफर टू ओनली एंड ओनली फॉर लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट। कोई और गुड्स, कोई और मशीन जो आपने अपने बिजनेस के लिए लीज पे लिए, रेंट पे लिए, उस पर जीएसटी पे क्या क्रेडिट मिलेगा, उसके लिए मना नहीं किया साहब। क्लियर? डन। ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए सब, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, मस्त रहिएगा। आओ बच्चों, डन। बस सर इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर नंबर 5 के भी सारे अमेंडमेंट कवर होते हैं। अब आइए बच्चों कंपोजिशन स्कीम चैप्टर नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम। सर हमने वहां पढ़ा था क्या, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो फॉलोइंग गुड्स के तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। यू आर इनएलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। यू आर इनएलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम अगर आप फॉलोइंग गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो तो। उसमें हमने पॉइंट नंबर 5 पढ़ा था, फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश एग्रीगेट्स विथ 90% और मोर फ्लाई एश कंटेंट और फ्लाई एश ब्लॉक, ये हमने पहले पढ़ा था। अब इसमें विथ 90% और मोर फ्लाई एश कंटेंट वाली कंडीशन को हटा दिया। मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरर हो फ्लाई एश एग्रीगेट्स के, भले ही उसमें फ्लाई एश का कंटेंट 90% या उससे कम हो या ज्यादा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप फ्लाई एश एग्रीगेट्स के मैन्युफैक्चरर हो आप कंपोजिशन से बाहर। क्लियर? बस और कोई खास अमेंडमेंट नहीं हुआ सर। आई रिपीट, फ्लाई एश ब्रिक के मैन्युफैक्चरर हो, फ्लाई एश एग्रीगेट्स के मैन्युफैक्चरर हो, भले उसमें 90% से ज्यादा हो, 90% से कम हो फ्लाई एश कंटेंट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। या फ्लाई एश ब्लॉक के मैन्युफैक्चरर हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यू आर इनएलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। क्लियर? डन। मतलब 90% और मोर फ्लाई एश कंटेंट हो या ना हो उससे कंसर्न नहीं है। फ्लाई एश एग्रीगेट के अगर आप मैन्युफैक्चरर हो आप कंपोजिशन से बाहर। क्लियर? अच्छा, जो सर्विस सप्लायर के जो कंपोजिशन स्कीम था उसमें भी सेम पॉइंट था कि सर अगर आप फॉलोइंग गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो तो आप कंपोजिशन स्कीम के बाहर। सर उसमें भी सेम पॉइंट था, तो वो भी मैंने यहाँ रिपीट करके दिया है सर। फ्लाई एश एग्रीगेट्स के अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, भले 90% और मोर फ्लाई एश कंटेंट हो या ना हो, आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले पाएंगे। क्लियर? तो सर्विस सप्लायर का जो कंपोजिशन स्कीम था, जो सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A में कवर है, वो भी सर वहां पे भी सेम अमेंडमेंट है सर, कोई खास बात नहीं। आइए बच्चों, सर अब हम अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM चैप्टर नंबर 7 में जो अमेंडमेंट है वो भी हम देख लेते हैं। सर इसमें जीटीए वाली सर्विस में खास अमेंडमेंट हुआ है, मस्त अमेंडमेंट हुआ है, शानदार अमेंडमेंट हुआ है सर, जिसको मैंने यहां लिखा है। पर मैं चाहता हूं एक बार जीटीए वाला पूरा ही पॉइंट आपके लिए बोल दूं, सो दैट अमेंडमेंट जो हुआ ना वो चुटकियों में कवर हो जाए बेटा आपका माहौल के साथ। क्लियर? सर ये जो ग्रीन वर्ड्स है ना बेटा, अमेंडमेंट तो केवल इतना ही है, पर ये एक मेजर अमेंडमेंट है, इंडस्ट्री में काम आता है, प्रैक्टिकली काम आता है, एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैं जीटीए वाला पॉइंट पूरा ही आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों। ओके? तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन केस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज, जीटीए। हाँ जी हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, माहौल के साथ ध्यान पूरा इधर। ये बोला है बच्चों कि इन केस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज जीटीए, कंसाइनर या कंसाइनी, सर कंसाइन ये पूरा ही पढ़ा रहा हूं पॉइंट सर आपको, कंसाइनर या कंसाइनी दोनों में से 1% फ्रेट पे करने के लिए लायबल होता है, दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि कौन फ्रेट पे करेगा। तो जो पर्सन फ्रेट पे कर रहा है या फ्रेट पे करने के लिए लायबल है उसको बोलते हैं क्या, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। वो रेसिपिएंट ऑफ जीटीए सर्विस इन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन में से कोई एक पर्सन है तो ही जीएसटी लगता है, अदरवाइज जीएसटी एग्जम्प्ट है। ये पहले भी था, अभी भी ये सब, इसमें कोई चेंज नहीं। अब वो 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन कौन कौन थे जो पहले थे, वो अभी भी अमेंडमेंट कुछ नहीं, पर मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूं। सर रजिस्टर्ड फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट इंक्लूडिंग एओपी, और पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी ऑल्सो बेटा, है ना। सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और इन 6 के अलावा कोई भी अदर पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, अगर जो पर्सन फ्रेट पे कर रहा है या फ्रेट पे करने के लिए लायबल है वो इन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन में से कोई एक है तो जीएसटी लगेगा, अदरवाइज जीएसटी एग्जम्प्ट है। अब जीएसटी लगेगा तो सवाल आता है कि जीएसटी पे कौन करेगा, जीटीए पे करेगा या वो रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। तो वहां बोला है क्या सर, अब अमेंडमेंट क्या हुआ, वो अमेंडेड प्रोविजन पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ध्यान देना बेटा, जो मैं बोल रहा हूं वो एप्लीकेबल है। यहां पर बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, और जो रेसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली एट द रेट ऑफ 5%।
5% रेट ऑफ टैक्स है, रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, खत्म बात। पर अभी जीटीए को ऑप्शन दे दिया अंडर जीएसटी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो सप्लायर ऑफ सर्विस है वो चाहे तो सर अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए, और वो चाहे तो जीटीए की चॉइस है, वो चाहे तो ऑप्ट कर सकता है टू पे द जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और अगर उसने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करने का ऑप्शन लिया है तो सर रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल विल बी इधर 5% और 12%, दोनों ऑप्शन है जीटीए के पास में। अगर जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करने का ऑप्शन लिया, दो रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है, 5% या 12%। अगर उसने 5% टैक्स वाला ऑप्शन लिया तो सर जीटीए ने जो भी ट्रक वगैरह परचेस करी उसके परचेस पे जो भी जीएसटी पे किया कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि रेट ऑफ टैक्स 5% ही है। पर अगर जीटीए ने 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया तो जो भी इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स, ट्रक वगैरह जो भी परचेज किया उसने अपने बिजनेस के लिए, सबका क्रेडिट मिलेगा। 5% वाले केस में इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स किसी का भी क्रेडिट नहीं मिलता जीटीए को। वैसे रेट ऑफ टैक्स वाला पॉइंट आपके सिलेबस में नहीं आता, पर नॉलेज के लिए बताया मैंने आपको। मतलब जीटीए चाहे तो खुद अपना रजिस्ट्रेशन कराए जीएसटी में, और वो ऑप्ट कर सकता है टू पे द जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और उसने अगर ये ऑप्शन नहीं लिया तो बाय डिफॉल्ट रेसिपिएंट लायबल है टैक्स पे करने के लिए अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एट द रेट ऑफ 5%। बेटा क्लियर, डन। और सर अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लेना है तो ऐसे केस में उसको अपने बिल पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। साहब देखो ध्यान से, क्या डिक्लेरेशन है, पढ़ो। मतलब यहां से हु हैज नॉट पेड द जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%, ये हटाया। क्यों? क्योंकि जीटीए को दोनों ऑप्शन दे दिए, 12% पे कर या 5% पे कर। बेटा ऐसा जबरदस्ती नहीं कि उसको 12% ही पे करना है। जीटी अगर ऑप्शन ले रहा है फॉरवर्ड चार्ज में तो 5% और 12% दोनों का ऑप्शन उसको दे रखा है, इसलिए वर्ड हटाया ऐसे। और यहां लिख दिया क्या, वेयर द सप्लायर मतलब जीटीए हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एंड एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑन द सर्विसेज ऑफ जीटीए। जहां पर जीटीए ने रजिस्ट्रेशन ले लिया और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करने का ऑप्शन लिया, एंड द जीटीए हैज इश्यूड अ टैक्स इनवॉइस। अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला ऑप्शन लिया तो वो खुद टैक्स इनवॉइस इश्यू करेगा, बिल में टैक्स लिखेगा। सर द जीटीए हैज इश्यूड अ टैक्स इनवॉइस टू द रेसिपिएंट चार्जिंग जीएसटी, बिल पे जीएसटी चार्ज करेगा एट द एप्लीकेबल रेट्स, जो 5% या 12% मैंने आगे एनालिसिस में दे रखा है। एंड हैज मेड द फॉलोइंग डिक्लेरेशन ऑन द सच इनवॉइस इश्यूड बाय हिम। वो 5% वाला ऑप्शन ले या 12 वाला ले, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में अगर वो बिल पे टैक्स लेके दे रहा है तो फॉलोइंग डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। क्या बिल पे लिखना पड़ेगा? क्या, आई और वी हैव टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एंड हैव एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे टैक्स ऑन सर्विसेज ऑफ जीटीए इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय अस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। जो भी फाइनेंशियल ईयर है, और हर साल उसको फाइनेंशियल शुरू होने से पहले कमिश्नर को डिक्लेरेशन ऑप्शन लेना पड़ेगा कि मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ले रहा हूं, एंड सर उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा ये फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 22-23 या 23-24 के लिए उसने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन लिया है, ये डिक्लेरेशन उसको बिल पे देना पड़ेगा। साहब क्लियर सर? एंड सर बिल पे अगर डिक्लेरेशन दिया तो वो 5% या 12% जो भी उसने ऑप्शन लिया बिल पे टैक्स चार्ज करेगा, कस्टमर से टैक्स लेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। भारत माता की जय। क्लियर सर? डन। अब मैं इसको एक एनालिटिकल वे में भी आपको समझा देता हूं। बेटा देखो ध्यान से, मैंने जीटीए सर्विस का जो जहां पे रिवर्स चार्ज टेबल खत्म हो रहा है वहां जीटीए सर्विस का एनालिसिस दिया है सर, और उसमें एक शानदार टेबल बनाया जिससे आपको सारी चीजें क्लियर। जीटीए ऑन जीएसटी ऑन जीटीए सर्विसेज, इफ द रेसिपिएंट इज अदर देन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ पर्संस, एग्जांपल वो एक अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल है या एंड कंज्यूमर है सर, जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, तो जीएसटी एग्जम्प्ट है, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, ना सप्लायर को ना रेसिपिएंट को। पर इफ द रेसिपिएंट इज वन ऑफ द 7 स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ द पर्संस तो जीएसटी लगेगा। अब जीएसटी लगेगा तो कौन टैक्स पे करेगा? तो जीटीए सर्विस सप्लायर हैज द चॉइस। क्या चॉइस है? टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एंड ऑप्ट टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अगर उसने ऑप्शन लिया तो एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा? 5% या 12%। 5% लिया तो विदाउट एनी आईटीसी ऑन इनपुट्स, इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स यूज्ड बाय जीटीए। 12% अगर लिया है उसने ऑप्शन तो ऑल आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स यूज्ड बाय आईटीसी, वो आईटीसी ले सकता है। बेटा जीटीए ने जो भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स परचेज किया उसका आईटीसी उसको मिलेगा। क्लियर? पर अगर जीटी ने फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन नहीं लिया अदरवाइज, देन रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स विल बी 5%, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं।
क्लियर? शायद इस चार्ट की वजह से पूरा पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो गया, और जो मैंने एनालिटिकल इलस्ट्रेशन दे रखे थे आपको इस टॉपिक के बाद में, उन सब के आंसर भी मैंने अकॉर्डिंगली यहाँ तक चेंज कर दिए है बेटा आपके लिए। ओके, तो ये चार्ट के थ्रू आपके सारे ही पॉइंट कवर हो जाएंगे, एंड माहौल के साथ शायद आपको जीटीए वाला सिस्टम भी समझ में आ गया। तो सर आप कहे तो एक बार जीटीए वाला वापस से प्रोविजन रिपीट कर दूं क्या सर? हाँ जी हाँ, आवाज आ रही दिल की क्या? हाँ सर बोल दो। सर जीटीए ने अगर सर्विस दी है, उन 7 स्पेसिफाइड लोगों में से किसी एक को दी तो ही टैक्स लगेगा, अदरवाइज टैक्स एग्जम्प्ट है, और उन 7 को लोगों को सर्विस दी है तो सर बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, और रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा @ 5% अंडर रिवर्स चार्ज। और अगर जीटीए ने खुद ने रजिस्ट्रेशन करा दिया जीएसटी में और खुद ने ऑप्शन लिया टू पे द जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, तो वो टैक्स पे करेगा, और टैक्स अगर पे करा तो 2 चॉइस है, या तो 5% टैक्स पे करे या 12% टैक्स पे करे। अगर उसने 5% टैक्स पे करने का ऑप्शन लिया तो जीटीए ने जो भी ट्रक वगैरह परचेज करी, जो भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स परचेज किए, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। 12% वाला चॉइस लिया तो सारा क्रेडिट जीटीए ले सकता है, जो भी उसने इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स परचेज किए टू प्रोवाइड द जीटीए सर्विस। क्लियर? अच्छा, 5% वाला ऑप्शन लिया है, 12 वाला लिया, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, तो सर बिल पे डिक्लेरेशन देगा कि मैंने इस साल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म टैक्स पे करने का ऑप्शन लिया है, इसलिए बिल पे टैक्स लगा रहा हूं, और वो 5% 12% जो भी उसने ऑप्शन लिया वो टैक्स लगा के टैक्स इनवॉइस इश्यू करेगा रेसिपिएंट को, और उससे टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा। भारत माता की जय। शायद पूरा समझ में आ गया। आओ बच्चों अगला अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं सर हम। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पॉइंट नंबर 5 जो था साहब, जिसमें सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट था बेटा। सर आपको अगर याद हो, मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट हम पढ़ेंगे सर। मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट में लिखा था क्या? सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट पोस्ट, सर्विसेज इन रिलेशन टू वेसल एयरक्राफ्ट, सर्विस इन रिलेशन टू पोर्ट और एयरपोर्ट, सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। अरे हाँ है ना सर? और इनके अलावा एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंटिटी, तो एनी अदर सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी जो था ना बेटा, उसमें टैक्स लगता है, और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, और रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा बेटा। क्लियर? और उसमें एक सर्विस रेंटिंग ऑफ इम्यूनल प्रॉपर्टी को छोड़ के बेटा, तो ये तो पहले भी था अभी भी है सर, कोई नया पॉइंट मैंने पढ़ाया नहीं आपको। पर सर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस, वेसल एयरक्राफ्ट की सर्विस, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर वाली सर्विस, और रेंटिंग ऑफ इम्यूनल प्रॉपर्टी वाली सर्विस के केस में टैक्स लगता है, पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट ही टैक्स पे करता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ा साहब, कोई चेंज नहीं है। पर बस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो सर्विसेज थी उसमें लिखा था क्या? बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, ये काट दिया गवर्नमेंट ने। क्यों काटा? ये मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, चैप्टर नंबर 8 सॉरी। क्लियर? क्योंकि सर गवर्नमेंट ने ऑल दी सर्विसेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को टैक्सेबल कर दिया है। पहले केवल स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट और ये कुछ 4 पॉइंट ही टैक्सेबल थे, अभी सारी सर्विस को टैक्सेबल कर दिया। अब सारी सर्विस को टैक्सेबल किया तो सारी सर्विसेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कुछ सर्विसेज को एग्जाम करने के लिए एक्स्ट्रा अलग से पॉइंट डाल दिया बेटा, वो हम पढ़ेंगे मेगा एग्जामिनेशन में। कुल मिला के इन वर्ड्स को यहां से काटा है, पर इन वर्ड्स को काटने की वजह से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट अंडर आरसीएम। कुल मिला के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस पे जो जिन भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस पे टैक्स लगता है उनमें फॉरवर्ड चार्ज में लगता है, रिवर्स चार्ज में नहीं लगता है। वापस बोलता हूं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो भी सर्विस पे टैक्स लगता है उनमें टैक्स अगर लगता है तो फॉरवर्ड चार्ज में लगता है, रिवर्स चार्ज में नहीं लगता। ये पहले भी था अभी भी साहब, तो नो इफेक्ट ऑन रिवर्स चार्ज। ये मेगा एग्जामिनेशन चैप्टर 8 पढ़ेंगे तब बात करेंगे सर। आइए पॉइंट नंबर 5 डबल ए सर, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, घर किराए पे लिया रहने के लिए साहब। क्या लिया है? घर किराए पे लिया रहने के लिए, तो उस पर जीएसटी माफ था। पर एक मेगा एग्जामिनेशन में पढ़ेंगे उसमें भी अमेंडमेंट कर दिया। अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने घर किराए पे लिया है, भले रहने के लिए लिया है, उसने अगर अपने बिजनेस का एक्सपेंस क्लेम किया है, तो जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है जिसने घर किराए पे लिया है, भले ही रहने के लिए लिया है, वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और उसने अपने बिजनेस में वो एक्सपेंस क्लेम किया है, तो ऐसे केस में टैक्स लगेगा, और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और वो रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पढ़िए, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, घर किराए पे दिया रजिस्टर्ड पर्सन को, तो जिसने घर किराए पे दिया वो कोई भी हो, भले रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड, उससे फर्क नहीं पड़ता। जिसको घर किराए पे दिया है वो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और टैक्स लगेगा। अच्छा, ये भी मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट में हम जब पढ़ेंगे ना तो और भी अच्छे से क्लैरिटी आएगी आपको। हम चैप्टर नंबर 8 में ये एग्जामिनेशन विड्रॉ हुआ, किस तरह से विड्रॉ हुआ वो हम पढ़ेंगे आगे, तब जाके आपको इसका क्लैरिटी बिल्कुल समझ में आएगा। पर अभी के लिए इतना सा ध्यान रखिए बेटा,
कि घर किराए पे लिया रहने के लिए किसने, किसी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन ने, और उसने अपने बिजनेस में वो एक्सपेंस क्लेम किया है तो टैक्स लगता है, और टैक्स लगेगा वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। क्लियर? ये पॉइंट नंबर 5 है माहौल। सर वैसे इस पॉइंट को भी अगेन मेगा एग्जीबिशन चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, तब मैं रिवाइज भी करा दूंगा रिवर्स चार्ज का पॉइंट आपको ये वाला। ओके डन, बस इतना ही था अमेंडमेंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। ये जीटीए के सारे एनालिसिस जो मैंने आपको पढ़ाया है उस अकॉर्डिंग मैंने इसके एनालिसिस में भी वर्डिंग चेंज कर दी बेटा, इन एनालिसिस को भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार। ओके फिर ये चार्ट मैंने आपको बता ही दिया बच्चों, ये एनालिटिकल इलस्ट्रेशन जो जीटी के थे बेटा इनके भी सारे आंसर मैंने चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट, तो इनको भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा सर आपको। ओके डन। एक सर्कुलर और इश्यू हुआ है रिगार्डिंग रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स। सर वो सर्कुलर भी तुम्हें समझा देता हूँ बेटा मैं लास्ट, और फिर ये सेशन हम क्लोज करेंगे, फिर हम अगले चैप्टर के अमेंडमेंट्स अगले लेक्चर में पढ़ेंगे सर। आइए बच्चों, सर आप मुझे बताओ, एक रिवर्स चार्ज का हमने पॉइंट पढ़ा था, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स, डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स। अगर आपने मोटर व्हीकल रेंट पे लिया है और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट, और सर्विस सप्लाई करने वाला कौन है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट। अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, जैसे मैंने कार किराए पे ली, मैं बिजनेस का पर्सन हूं सर, आई एम रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, आई एम बॉडी कॉर्पोरेट मान लो, और सर उसने कार किराए पे ली किसी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट से, तो वहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पहले भी था अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं साहब, और रेसिपिएंट जो बॉडी कॉर्पोरेट वो टैक्स पे करेगा। ओके बॉडी कॉर्पोरेट मान लो कोई कंपनी है साहब। अभी मुझे बताओ, एक कंपनी ने किसी मिस्टर XYZ से कार किराए पे ली, बस किराए पे ली, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल किराए पे लिया है विच इज डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स, तो रेंट पे अगर लिया है तो साहब सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और रेसिपिएंट जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज में। ये सब पहले भी था अभी भी है, कोई अमेंडमेंट नहीं है। बस अब एक चीज मुझे आप बताओ, एक तो बस की बस किराए पे लेना, कार की कार किराए पे लेना, और एक केवल टिकट लेना सर। जैसे मान लो कोई बस अंधेरी से चर्च गेट जा रही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है, और उसका टिकट परचेज किया है किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के लिए, तो क्या वो भी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस है क्या? नो। रेंट पे लेना मतलब बस की बस किराए पे ले लिया आपने साहब, है ना सर। आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस ली, अगर केवल टिकट बुक करा, जैसे ट्रेन में आप जा रहे हो, आपने टिकट लिया, तो क्या आपने पूरी ट्रेन किराए पे ले ली क्या? फ्लाइट का टिकट बुक कराया आपने, तो क्या पूरा फ्लाइट आपका हो गया क्या? पूरा फ्लाइट आपने रेंट पे ले लिया क्या? नहीं, आपने पूरा एरोप्लेन अगर रेंट पे लिया होता तो बात अलग थी। तो वही बात यहां पे मैं कर रहा हूं, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर अगर आपने लिया है तो रिवर्स चार्ज है ना यार। किसी कंपनी ने नॉन बॉडी कॉर्पोरेट से ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस ली, सर उसके एम्प्लॉय मान लो मॉर्निंग में आ रहे हैं ऑफिस और इवनिंग में जा रहे हैं, और उसका जो बस का किराया था, टिकट अमाउंट था, वो कंपनी ने पे किया, तो दैट इज अ मियर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विसेज विच इज अवेल्ड बाय बॉडी कॉर्पोरेट फ्रॉम नॉन बॉडी कॉर्पोरेट। वहां रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, वहां फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और वहां सर खुद जो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस दे रहा है वही टैक्स पे करेगा अगर टैक्स लगता है तो, है ना। यहां रिवर्स चार्ज नहीं है। रिवर्स चार्ज तो कब है? जब रेंट पे लिया हो पूरा पूरा बस। क्लियर? डन। इतना सा सर्कुलर था, कोई खास बात नहीं थी सर, पढ़ लीजिए आप ध्यान से, पढ़ लीजिए फिर भी एक रीड कर लेते सर। इन केस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ बॉडी कॉर्पोरेट by way of renting of any motor vehicle for transport of passengers, tax is required to be paid by body corporate under reverse charge mechanism. Body corporate tax पे करेगा reverse charge mechanism में, ठीक है। Representation have been received to clarify whether reverse charge mechanism is applicable on service of transport of passengers, जिसका HSN कोड 9964 है। वैसे HSN कोड याद करने की जरूरत नहीं, रेफरेंस दे रखा केवल आपको। और ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, भाई रिवर्स चार्ज किस पे लगता है? रेंटिंग पे लगता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस पे लगता है। तो सर यहां क्लेरिफाई करा, पढ़ते आगे हम सर। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल विथ ऑपरेटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स फॉल्स अंडर हेडिंग नंबर 9966 अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू हेडिंग नंबर 9966। द सर्विस कवर्ड हियर इज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए। वेयर द रेंटर जो सर्विस रेसिपिएंट है डिफाइंस हाउ एंड व्हेन द व्हीकल विल बी ऑपरेटेड। भाई कार किराए पे लिए, बस किराए पे लिए, तो मेरे हिसाब से चलाऊंगा ना यार। डिटरमाइनिंग शेड्यूल्स, किस रूट पे चलेगी, किस टाइम पे चलेगी, किस तरह से चलेगी,
एंड नो एंड अदर ऑपरेशनल कंसिडरेशंस, ठीक है सर। पर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के केस में आपने टिकट लिया है, वो बस जा रही है अंधेरी से चर्चगेट, तो उसके रास्ते से जाएगी, अपने हिसाब से नहीं चलेगी सर वो। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑन द अदर हैंड फॉल्स अंडर हेडिंग नंबर 9964 अकॉर्डिंग टू द explanatory notes to heading number 9964. This service covers passenger transport service over predetermined routes on predetermined scheduled. भाई उनका जो रूट फिक्स है, उनका जो शेड्यूल फिक्स है, उसके अकॉर्डिंग चलेगी। आपने केवल टिकट लिया है, पूरी पूरी बस किराए पे नहीं ली है। Therefore, there is a clear distinction exists in the service of transport of passengers and renting of motor vehicle that is used for transportation. So there is a clear distinction. Sir, accordingly, sir, GST Council ने recommend किया और बताया क्या? It is clarified that where the body corporate hires a motor vehicle for transport of employees etc. for a period of time, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, during which the motor vehicle shall be at the disposal of the body corporate. Body corporate के हाथ में वो motor vehicle कैसे चलाना है, कब चलाना है, किस रूट पे चलाना है, then the service would fall under the heading 99666, that is renting of motor vehicle service, and the body corporate shall be liable to pay GST on the same under reverse charge mechanism. It may be seen that reverse charge thus would apply on the act of renting of motor vehicle by the body corporate, and in such a case it is for the body corporate to use in the manner as it likes. उसको उसके ऊपर है कि बॉडी कॉर्पोरेट किस तरह से यूज करना चाहता है उस व्हीकल को, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट विद द पर्सन प्रोवाइडिंग व्हीकल ऑन रेंट, ठीक है सर। पर however, where the body corporate avails passenger transportation service for specific journeys or voyages and does not take vehicle on rent for any particular period of time, the service would fall under 9964, that is transport of passenger service, and the body corporate shall not be liable to pay GST on the same under RCM. फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा साहब। आपने केवल टिकट परचेज किया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस ली है, उसको रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल नहीं बोलते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट ने अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस ली होती, मोटर व्हीकल रेंट पे लिया था, और सर फिर बॉडी कॉर्पोरेट की इच्छा है उस रूट पे चला है, जो टाइमिंग है उसके हिसाब से चला, अपने हिसाब से साहब, सर उसमें सप्लायर कुछ भी इंटरप्ट नहीं करेगा साहब, हाँ है ना भाई। तो ऐसे केस में रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल कराता है और वहां पे रिवर्स चार्ज लगता है अगर सर्विस सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो। पर सर केवल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का टिकट उसने लिया है तो दैट इज अ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस और उसमें कोई रिवर्स चार्ज नहीं है। इसी के साथ भारत माता की जय। ये सर्कुलर भी शायद आपको समझ में आ गया क्लियरली। अच्छा, इनकी वर्डिंग्स एज इट इज याद नहीं करनी है, आपको केवल थीम समझना है साहब। क्लियर, अपने वर्ड्स में लिख के आइएगा अगर कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो कैसा बनेगा सर, मैं बताता हूँ आपको कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसने अपने एम्प्लॉयज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कोई बस वाला था उससे टिकट परचेज किए, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस ली, क्या इसमें रिवर्स चार्ज है क्या? और जो बस सर्विस सप्लायर था साहब वो एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, मिस्टर ABC है, क्या रिवर्स चार्ज लगेगा? आंसर इज नो। सेम व्हाट वुड बी योर आंसर इन दिस क्वेश्चन? अगर बस की बस हायर कर ली होती मिस्टर XYZ से, किसने? PQR प्राइवेट लिमिटेड ने। सिंस PQR प्राइवेट लिमिटेड एक बॉडी कॉर्पोरेट है, मिस्टर XYZ एक इंडिविजुअल है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, उसने बस की बस हायर करी है, तो यस हायर ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, वहां रिवर्स चार्ज लगता है और वहां पे रिवर्स चार्ज में बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगा। इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे बेटा, अपनी लैंग्वेज में लिख के आइए बेटा। माहौल सर डन। ये चैप्टर नंबर 7 तक के अमेंडमेंट खत्म होते हैं। अब इसके बाद मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट के अमेंडमेंट चालू हो रहे हैं बेटा। अच्छा, मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट जो चैप्टर नंबर 8 है हमारा, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट है, छोटे छोटे अमेंडमेंट है पर नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स बहुत सारे, टाइम कम लगेगा। सो नंबर ऑफ पेज देख के डरने का नहीं। यहां तक के अमेंडमेंट खत्म होते हैं। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, सो दैट आपके लिए यहां तक जो हमने पढ़ाया वो आप आराम से कवर कर लीजिए आपके एंड पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। ओके चलिए सरकार, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 8 के से आगे वाले अमेंडमेंट देखने के लिए। ओके, पर यहां तक की जो अमेंडमेंट है प्लीज आपके एंड पे रिवाइज कर लीजिएगा। और हाँ, नंबर ऑफ अमेंडमेंट देख के डरने का नहीं बेटा। आपने देखा ना सर, आराम से कवर हो गया सर हमने सारे अमेंडमेंट्स। ओके, ऑल द बेस्ट। माहौल बनाइए। और हाँ, ऊपर क्या लिखा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माहौल बनाओ, पूरी एनर्जी से पढ़ाई करो, फुल ऑफ एनर्जी, पूरी ताकत के साथ। अपने पेरेंट्स का फोटो सामने रखो, अपने दिल के सामने रखो सर उनके, और उनकी मेहनत को ध्यान रखते हुए अपनी मेहनत पूरी करो सर। उनके लिए करना है, कर दिखाना है आपने। ऑल द बेस्ट। माहौल बनाइए सर। लव यू अ लॉट।